वेल हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी अबाउट न्यूक्लियस, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल है या कंट्रोल रूम है, ठीक है, या फिर हमने उसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोला था क्योंकि वो सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस देखने के बाद हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो विद दिस हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना चालू कर रहे हैं और पहला ऑर्गेनेल जो हम पढ़ रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो लेट्स बिगिन कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है और इसके बारे में बाकी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेल। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है ना। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या क्या कहते हैं, है ना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में या फिर कई बार आपके स्कूल एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और बैटरी ऑफ द सेल, ठीक है। तो याद रखिए, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या बैटरी ऑफ द सेल कहा है। ऐसा क्यों कहा है वो हम लोग देखते हैं। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हम लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एटीपी के फॉर्म में सेल में जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनाया यानी कि एनर्जी बनाया, इसीलिए हम इसको पावर हाउस या बैटरी ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। हम इसको किसी और तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है आपका सेल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन या फिर आपका कोई भी लैपटॉप है, उन सबको पावर कहाँ से मिलती है, बैटरी से, है ना। मोस्टली आप लोगों ने फोन में देखा होगा, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फोन बंद हो जाता है ना। तो वैसे ही सेल को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह सकते हैं, बैटरी ऑफ द सेल, है ना। सेकेंडली, अगर आप बड़े सिटी लेवल पे देखो तो हर एक सिटी में आपके पावर हाउसेज होते हैं जहां से कि आपको बिजली घर तक आती है ना। जब पावर कट होता है तो पावर हाउस में ही कुछ प्रॉब्लम हुई होती है, ठीक है। तो पावर हाउस का भी क्या काम है, पावर हाउस आपके पूरे सिटी को क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी वही कर रहा है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को या तो पावर हाउस या बैटरी ऑफ द सेल कहते हैं। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। अब एटीपी क्या है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि हमेशा एटीपी के फॉर्म में ही, एटीपी पे हम इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन एक वर्ड हो गया, ट्राई का मतलब होता है थ्री, एंड फॉस्फेट आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। फॉस्फोरस का ऑक्साइड फॉर्म है फॉस्फेट। तो ये देखिए, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये एडिनोसिन के लिए ए बना दिया, ये एक केमिकल कंपाउंड है, आपको पढ़ना नहीं है ना। फिर कभी हायर क्लासेस में हम लोग बात करेंगे कि एडिनोसिन एक्चुअली कैसा दिखता है। ओके, तो ये एडिनोसिन हो गया। एंड फॉस्फेट, एडिनोसिन है और क्या है, फॉस्फेट है, लेकिन फॉस्फेट कितना है, थ्री, ट्राई, तीन है, तो हम तीन फॉस्फेट बना देते हैं, PO4 को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और ये तीसरा फॉस्फेट। इसी पूरे एडिनोसिन को हम एक दूसरे तरीके से भी कभी कभी किसी किसी किताब में दिखाया रहता है या आप भी दिखा सकते हैं, वो है ये, है ना। एक ऐसे पेंटामेरिक रिंग बनाइए और पी फॉर थ्री फॉस्फेट्स, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसा दिखता है, ये एक केमिकल मॉलिक्यूल है, छोटा केमिकल मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक एडिनोसिन है और तीन फॉस्फेट लाइन से लगे होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें एनर्जी कैसे होती है क्या, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अ, जैसा कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, पढ़ चुके होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। अब अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड
है ना? तो उस रिएक्शन को होने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? प्रोवाइड करनी पड़ती है। और वो सारा एनर्जी कहाँ जाता है? वो एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या होता है? बंद हो जाता है ना? यानी कि उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है? तो जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो भी एक तरह का क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो एनर्जी है वो इन 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स, जो फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में आपको बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड के बीच में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है? और जब बाद में आप इन बॉन्ड को तोड़ोगे तो जितनी एनर्जी स्टोर हुई थी उतनी एनर्जी निकल जाएगी। समझ में आया? तो इसी तरह से एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जब आपने फॉस्फेट बॉन्ड बनाया तो एनर्जी स्टोर हो गई, और जहां पे भी आपको जरूरत पड़ी सेल क्या करता है? इस फॉस्फेट को तोड़ता है, इस बॉन्ड को फॉस्फेट फॉस्फेट बीच के बॉन्ड को तोड़ता है और जो एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल कर लेता है। समझ में आया? तो एनर्जी इसमें स्टोर कर दी गई और अब आपको जहां चाहिए वहां आप इस बॉन्ड को तोड़ करके एनर्जी यूज कर लो। जस्ट लाइक बैटरी, है ना? जब एटीपी बना तो बैटरी चार्ज हो गई, और जब एटीपी टूटा तो बैटरी डिस्चार्ज होकर के एनर्जी दे दी। अब ठीक है? वेरी वेल। इसीलिए हमने क्या कहा कि एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोलेंगे। नाउ उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एटीपी बनता कैसे है। तो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, तो उस समय जो फूड की एनर्जी है, उस फूड की एनर्जी को हम, फूड में जो स्टोर्ड एनर्जी है उस एनर्जी को हम बाय द प्रोसेस ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस हम तोड़ते हैं, और उनमें से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी से हम एटीपी बना लेते हैं, ठीक है? और ये जो हम फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी प्रोसेस को तो हमने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना? तो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? वेरी वेल। और सिंस एटीपी को आप यूज कर सकते हो हर जगह एनर्जी की तरह, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एनर्जी करेंसी, है ना? चलिए, और ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी करेंसी है, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर एक्टिविटी, है ना? तो हर एक सेलुलर एक्टिविटी होने के लिए जो भी एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में लगती है? एटीपी के फॉर्म में। यानी कि अगर किसी सेल में एटीपी अगर नहीं है तो वो सेल जिंदा नहीं रह सकता है, तुरंत क्या होगा? मर जाएगा। अगर सेल को जिंदा रहना है तो उसे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है? Therefore, any cell cannot live without ATP, है ना? अगर एटीपी नहीं है तो सेल जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है? वेरी गुड। चलिए, तो ये सब तो हमने एटीपी के बारे में बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि एटीपी होता कैसा है ना? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एटीपी एक सेल ऑर्गेनेल है ना? यानी कि सेल के अंदर छोटा सा एक ऑर्गन जैसा चीज है, सेल ऑर्गेनेल है, सेल का ऑर्गन है ये, ओके? और ये कैसा है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है? अब ये कैसा दिखता है ये हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी। अब ये देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया दैट वाज, जो व्हाइट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, है ना? ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। जैसा मैंने बोला ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स होंगे। बाहर वाला व्हाइट मैंने ड्रॉ किया दैट इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और अंदर में मैं ये रेड ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस रेड वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और अगर आप ठीक से देखो जो अंदर वाले हैं वो फोल्डेड हैं, है ना? और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फोल्डेड यहाँ पे बने हैं, इस फिंगर लाइक फोल्डिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। CRISTAE, क्रिस्टी। सो क्रिस्टी आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना? विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो अंदर वाले माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग जब होती है तो उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जो रेड वाला अंदर वाला मेम्ब्रेन है, दैट इज रिलेटिवली लार्जर, है ना, देन आउटर मेम्ब्रेन। तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसकी लेंथ छोटी है और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसकी लेंथ बड़ी है। अंदर वाले मेम्ब्रेन की फिर सरफेस एरिया भी अधिक होगी, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया अधिक होने की वजह से ये क्या हो गया है, फोल्डेड हो गया है ना, और फोल्ड होकर के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। देखिए अब, तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको हमने ओएमएम कहा, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसको हम आईएमएम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर में फोल्डेड है, क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्यों बनाया है? ये बनाया है टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे फोल्डिंग क्यों है, इट इज टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रिस्टी, तो क्रिस्टी इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और फोल्डिंग ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कुछ जगह खाली है ना, और इस खाली जगह को, ये जो खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी को हम लोग लिखते हैं पीएमएस, ठीक है। तो पीएमएस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है? इट इज द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। चलिए अब क्या हमें देखने को मिलता है? अब हमें देखने को मिलता है ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की जो जगह है वो खाली नहीं है, बल्कि इट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, है ना। एक तरह के फ्लूइड से ये भरा हुआ है, और इस फ्लूइड को, है ना, चलिए ये फ्लूइड हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। चलिए, तो ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स इस फ्लूइड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी ही है, इस पानी यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर, है ना, कुछ चीजें और भी हैं जो फ्लोट कर रही हैं। उनमें ये ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये है डीएनए, ठीक है। ये क्या है? सर्कुलर डीएनए। देखिए ये जो डीएनए है ये सर्कुलर है ना, और इस सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसी को हम लोग एमटी डीएनए के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स हो गए, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर फ्लोट कर रहे हैं बहुत सारे तो नहीं, अराउंड 2 to 6 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना। डीएनए है तो वहां पे आरएनए भी होगा, ये देखिए ये व्हाइट हमने बना दिया, तो डीएनए है तो आरएनए भी है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ मिलता है आपको, तो यहाँ पे आपको ऐसे राइबोसोम्स मिलते हैं, है ना। याद कीजिए ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, दो ग्रैन्यूल्स एक साथ मैंने बनाए हैं, दीज आर राइबोसोम्स, है ना। और यहाँ पे हमको कैसे राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं? यहाँ पे हमें 70s टाइप राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका मैट्रिक्स में डीएनए है और 70s राइबोसोम्स है। और हमें क्या देखने को मिलता है? जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये देखिए कुछ आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, है ना। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं F0F1 पार्टिकल, या इसी को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज या सिंथेज, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका F0F1 पार्टिकल है, F0F1 पार्टिकल में ठीक से अगर आप देखेंगे तो नीचे में एक ब्रॉड बेस जैसा मैंने बनाया है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो रेड लाइन है उसी के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये है F0 पार्ट, और उसके जो मेम्ब्रेन के बाहर जो भी है उसको हम बोलते हैं F1 पार्ट। इसीलिए दोनों मिलाकर के हम इसको कहते हैं F0F1 पार्टिकल, या इसी का नाम है एटीपी सिंथेज। क्यों? क्योंकि ये जो F0F1 पार्टिकल हैं, यही एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, एटीपी को बनाते हैं,
ठीक है। इसके अलावा क्या आपको देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि ये जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स में एंजाइम होता है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। याद कीजिए मैंने बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, उसी से आपका एटीपी बनेगा, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, और वो सारे एंजाइम्स कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में। अल्टीमेटली जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस प्रोसेस में आपने जो खाना खाया है, उस खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को हम तोड़ देते हैं इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। और उन मॉलिक्यूल्स के हेल्प से हम क्या करते हैं कि H प्लस यानी कि हाइड्रोजन प्लस यानी कि एक प्रोटॉन को हम पंप करते हैं इन द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे H प्लस ऊपर चले जाते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और जब ये H प्लस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से F0 F1 पार्टिकल के थ्रू मैट्रिक्स में आते हैं, तो उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके, उनकी इस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके आपका F0 F1 पार्टिकल क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज, तो इसमें आपने देखा कि कैसे आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये ओवरऑल आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें क्या क्या आप याद रखोगे? अब आप देखिए कि अगर हम इस पूरे चीज को देखते हैं तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ये हम देखते हैं अभी, है ना। तो ये सारे के सारे आपके स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। तो दो मेम्ब्रेन हमने देखे। उस मेम्ब्रेन के अंदर से हमने क्या देखा? जो खाली जगह उसमें मैट्रिक्स, एक फ्लूइड भरा हुआ जिसको हमने मैट्रिक्स बोला, और मैट्रिक्स में क्या है? एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। जो तीसरी चीज हमने देखी वो था कि मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, है ना। और सिंस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, है ना। इट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस कहने का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने सारी जरूरतों के लिए न्यूक्लियस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है ना। ये कुछ जरूरतों के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है, बाकी अपनी जरूरतें खुद से पूरी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस, द आंसर इज क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। सेकेंडली ये भी पूछा सकता है कि कौन कौन से ऑर्गेनेल जो हैं वो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। तो पहला ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरे हैं सारे के सारे प्लास्टिड्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि 70s राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। 70s, या अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स, तो हमने बोला था कि 70s राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, इसीलिए हम 70s राइबोसोम्स को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक टाइप राइबोसोम्स यानी कि 70s राइबोसोम्स भी मिलते हैं। और हमने क्या देखा? और हमने देखा F0 F1 पार्टिकल्स, जिसको कि हमने बोला कि ये पार्टिकल, जिसको कि हमने बोला कि ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द, चलिए, तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह को देख लिया। अब और हम लोग कुछ और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अब हम नंबर देख लेते हैं कि पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल कितना होता है। चलिए, ये जो नंबर है ये वेरिएबल है, यानी कि किसी किसी सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 10 भी हो सकता है, किसी सेल में 1 भी हो सकता है, किसी सेल में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 50 हो सकता है ना। ये नंबर जो है वो वैरी करता है। चलिए, तो एक तो ये सेल टू सेल इसका नंबर वैरी कर रहा है। दूसरी चीज कि एक सेल में ही इसका नंबर ऐसा नहीं है कि हमेशा फिक्स ही रहेगा, नहीं।
अगर जरूरत पड़ती है ना, दैट इज इफ रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस, इफ नॉट रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीजेस, यानी कि जब सेल बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है, जब इसमें मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है, और जैसे ही ये काम करना बंद कर देता है, रुक जाता है, या उस समय उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सेल में आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा 2 ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा या 10 ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, जब वो सेल ज्यादा एक्टिव होगा तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर जाएंगे, जब कम एक्टिव रहेगा तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हो कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, है ना। तो अगर एक जिम जाने वाले आदमी जिसकी बहुत सारी बॉडी वॉडी बनी हुई है, अगर उसके मसल्स की बात करेंगे तो उसके एक मसल सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड टू वो आदमी जिसके डोले शोले नहीं बने हैं, जिनके मसल्स नहीं हैं, जो जिम नहीं जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के तो मसल सेल्स सेम है, दोनों ह्यूमंस हैं। अगर सेल स्पेसिफिक होता तो दोनों के एक सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होने चाहिए थे, सेम। लेकिन ऐसा है नहीं, जो आदमी जिम जा रहा है उसमें ज्यादा है, जो नहीं जा रहा उसमें कम है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जिम जा रहा है उसका मसल्स ज्यादा काम कर रहा है, वो ज्यादा एक्टिव है, उसमें ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसीलिए उसमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी के लिए उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, ज्यादा है। जिसमें कम, जो कम काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, उसमें एनर्जी की जरूरत उसमें भी है, लेकिन क्या है, कम है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, कम। ठीक है, तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरी गुड। हाउएवर एक और चीज मैं बोल दूं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल एक ही होता है। ठीक है, लेकिन दैट इज जस्ट इन केस ऑफ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। रेस्ट ऑफ दी सारे ऑर्गेनिजम्स या मोस्ट कॉमनली नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वैरी करता है। वेरी वेल, चलिए अब सेकंड चीज देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिर बढ़ता घटता कैसे है ना। आप बोलोगे कैसे अपने आप बढ़ जाता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। याद कीजिए बैक्टीरिया के जैसे, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाइनरी फ्यूजन करते हैं और अपना नंबर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इंक्रीज करता है। कैसे? जो एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड करने लगता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन और नंबर इंक्रीज हो जाता है। जब जरूरत नहीं होती है तो स्लोली ये जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते हैं, मर जाते हैं, है ना, कुछ बचे रह जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बात। चलिए, जैसे हम लोग बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, उसमें सर्कुलर डीएनए है, ये बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटी है विथ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनफैक्ट एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, है ना। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका ओरिजिन जो है वो हुआ था बिकॉज ऑफ symbiotic association between one prokaryotic or one bacteria and a eukaryotic cell। ठीक है, तो एक बड़े यूकैरियोटिक सेल ने एक बैक्टीरिया को इनकल्फ कर लिया, तो जो छोटा बैक्टीरिया था वो बड़े यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया, और आने के बाद उसने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि इन दोनों ने एक पैक्ट पैक्ट साइन किया, है ना, दोनों ने दोस्ती कर ली। जो बैक्टीरिया जो है उसने सेल को बोला कि तुम मुझे खाना और शेल्टर दो, और बदले में मैं तुम्हें एटीपी बना के दूंगा। ठीक है, और इस बात पे दोनों का अग्रीमेंट हो गया, एंड स्लोली क्या हो गया, जो आपका बैक्टीरिया था वो यूकैरियोटिक के सेल के अंदर धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज की डेट में जो आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो वो शुरू में कभी एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, उसी से ये मॉडिफाई करके माइटोकॉन्ड्रिया बना है। चलिए, इसीलिए आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखते हो, और वो सिमिलैरिटीज इन द टर्म्स ऑफ राइबोसोम्स, इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ डिवीजन दैट इज बाइनरी फिजन,
है ना, या फिर इन टर्म्स ऑफ इट्स डीएनए। समझ में आ रहा है? और सिंस ये जो बैक्टीरिया था वो पहले जब बाहर रहता था तो फुल्ली ऑटोनोमस था, जैसे ही सेल के अंदर आ गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट हो गया, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हुआ, आधा ही डिपेंडेंट था। इसीलिए आज भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। ओके, पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। वेरी वेल, ये एक चीज है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन क्या है, तो इट्स ओरिजिन इज इंडोसिम्बायोटिक। ओके, वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, शेप। तो मोस्ट कॉमनली देखिए, वैसे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है वो भी वेरिएबल है, लेकिन मोस्ट कॉमनली माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, रॉड शेप। याद कीजिए, मैंने कुछ ऐसा बनाया था उसको, है ना, रॉड की तरह, रॉड शेप। ओके, सेकेंडली ओनली फाउंड इन यूक्रियोटिक सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ कहाँ मिलता है, यूक्रियोटिक सेल में। पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक सेल के डिफरेंस में, कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं, यूक्रियोटिक सेल में। और माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये कहाँ मिलेगा, सिर्फ यूक्रियोटिक सेल में, प्रोक्रियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्रोक्रियोटिक सेल में नहीं मिलेगा तो क्या प्रोक्रियोटिक सेल तब तो जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो सेल भी जिंदा नहीं रहेगा, तो प्रोक्रियोटिक सेल को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, तो प्रोक्रियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या एनालोगस एक सेल ऑर्गेनेल होता है ना, उसके जैसा काम करने वाला एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं मीसोसोम। ठीक है, तो याद रखिएगा, मीसोसोम इज द एनालोगस सेल ऑर्गेनेल टू माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंड मीसोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोकैरियोटिक एनालोगस स्ट्रक्चर होता है मीसोसोम। ठीक है, वेरी वेल। चलिए चलिए फाइनली अब हम लोग देखते हैं अबाउट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं। वैसे तो आपने सब पढ़ रखे हैं, लेकिन बस अभी नाम के लिए हम लोग गिन लेते हैं। ठीक है, सो फंक्शन सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल या बैटरी ऑफ द सेल। सो इसका फंक्शन क्या हुआ, टू प्रोवाइड एनर्जी। सेकेंडली क्या है, इट इज साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फंक्शन है दैट इज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड दैट इज साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो चलिए, अभी हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ओके, और ये हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट प्लास्टिड्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट की, जिसमें से कि सबसे डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।